हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स की एक न्यू क्लास के साथ आए हैं और ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए तो प्ले स्टोर पर आपको इसका इंग्लिश वर्जन ही मिलेगा। तो वहाँ जितने ही बच्चे, अगर इसको कोई इंग्लिश मीडियम वाला है वो दिख रहा है तो इसके इंग्लिश वर्जन पे जाइए। ये क्लास ओनली हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भाई जितनी भी कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होंगी वे टॉपिक वाइज रिलेटेड होंगी। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वर्गीकरण तंत्र, जो पादप जगत वाले चैप्टर में है। इसको हमने इस लेक्चर फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमने यही किया था कि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण और सिस्टमैटिक्स जो होता है वर्गीकरण पद्धति, उन से संबंधित जितने भी जरूरत थी वर्गीकरण साधन, जिसमें हमने हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, जूस, वनस्पति उद्यान, इनकी बात करी थी। उसके बाद हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम जान गए कि वर्गीकरण और वर्गीकरण पद्धति क्या है, कैसे हम विशेषीकरण करते हैं, पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं, तो इन सब चीजों के बाद हमने वर्गीकरण साधन का यूज किया था। और वर्गीकरण साधन में या टैक्सोनॉमिकल जो एड्स थे उनके अंदर हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, इसकी स्टडी कर ली। यानी हम इतना तो समझने लग गए कि एक अननोन प्लांट से नोन प्लांट की तरफ जाने के लिए, एक अननोन एनिमल से एक नोन एनिमल की तरफ जाने के लिए, यानी सीधी सी बात अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाने के लिए हम लोगों को वर्गीकरण हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी हेल्प करती है, सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है। और अब ये बात हम लोगों को जब बात कर रहे थे हर्बेरियम की, तो वहां एक लाइन अगर आपने ध्यान दी तो मैंने बोला था कि जब भी हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट्स को हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो वर्गीकरण पद्धति के अनुसार करते हैं। अब ये वर्गीकरण पद्धति है क्या? कोई भी प्लांट या एनिमल में जब आप कोई करेक्टर देखोगे, स्पेशली ये पादप वर्गीकरण से संबंधित है, क्योंकि आप ये देख रहे हो पादप जगत को लेकर बात करेंगे हम, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बार बार मैं पादप को लेकर ही इस वर्गीकरण पद्धति को आपको समझाऊं। तो अगर हम किसी पादप को वर्गीकरण करना चाहते हैं तो पादप की जो लक्षण है उन लक्षणों को लेकर, उस लक्षणों के आधार पर हम किसी पादप का वर्गीकरण करेंगे। तो उस वर्गीकरण में हम किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, किन चीजों का ध्यान रखना है, वही वर्गीकरण पद्धति है। यानी किन तरीकों से, किन अलग अलग तरीकों से हम किसी पादप का वर्गीकरण कर सकते हैं, किस प्रोसेस को अपनाएंगे, वो वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है। तो इसका कोई अलग चीज नहीं है। जो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी वर्गीकरण, जो सिस्टमैटिक्स पढ़ी थी हम लोगों ने वर्गीकरण पद्धति, उसी से आगे हम एक स्टेप और जा रहे हैं। और यहां हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास अननोन प्लांट है, उस अननोन प्लांट को हम नॉन प्लांट कैसे बनाएंगे वर्गीकरण से, तो उसमें हमें वर्गीकरण पद्धति की, तंत्र की जरूरत पड़ेगी। और वर्गीकरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको हमको देखना है। तो जो हमारे वर्गीकरण तंत्र है, जो हमारे टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स हैं, उनको हम वन बाई वन देखेंगे। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, और पहला जो हमारा मेन पॉइंट है उसको लेके चलते हैं। ये हेडिंग से क्लियर हो रहा है आपको कि हम यहां बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी वर्गीकरण तंत्र से संबंधित वैज्ञानिकों की। तो हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इट्स टाइप, यानी वर्गीकरण पद्धतियां और उसके प्रकार। और इसमें सबसे पहले पॉइंट को हम देख रहे हैं कि वर्गीकरण तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। अभी हम आगे चढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्गीकरण तंत्र के प्रकार क्या है, लेकिन फिलहाल इन वर्गीकरण तंत्र को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको एक बार याद रख लेते हैं। 3 नाम आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से लेके चलना है। पहला नेम आ रहा है और वो नेम है किसका? लिनियस का। ये तो पॉपुलर है, इसे हम जितनी भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जब से हम बात कर रहे हैं तो हम लोग लिनियस की बात कर रहे हैं। सेकंड साइंटिस्ट है बेंथम हुकर, तो आप इसको BH से याद कर लीजिएगा, फुल नेम याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। थर्ड है एंगल प्लेंटल। एंगल और प्लेंटल को ध्यान रखना, E और P से, एंगल प्लेंटल। ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट के अलग अलग ग्रुप हैं। लिनियस अकेले हैं, बेंथम हुकर है और एंगल प्लेंटल है। तो लिनियस L, देन BH और देन EP। ठीक है, इस सेट में ध्यान रखना। तो भाई ऐसे ही बोल सकते हो आप, ले भाई EP, ले भाई EP। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। या आप थोड़ा मजाक से कहना चाहते हो ले भाई एलिफेंट, तो उसके याद कर लेना। लेकिन आपको याद रह जाना चाहिए कि ले भाई एलिफेंट में ले से लिनियस है, बी से कौन है? बेंथम, एस से हुकर है और ई से कौन है? ई से एंगल है और पी से है प्लेंटल। प्लेंटल देखो ऐसे याद करना है, हम लिखते हैं प्लांट और उसके पीछे ए लगा देते हैं, प्लेंटल, एंगल प्लेंटल। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा ले भाई ईपी।
ले भाई ईपी, ले से एल से लीनियस, भाई के बी से हम लोगों का बैंथम, और है से एच से हुकर, देन ई से एंगल और पी से प्लेंटल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो साइंटिस्ट के रेंज से तो हम लोग फ्री हो गए और हमको वर्गीकरण पद्धति से जो रिलेटेड साइंटिस्ट है उनकी हमने बात कर ली। अब अगली बात क्या आएगी कि इस वर्गीकरण पद्धति में हम करते क्या है। तो वर्गीकरण पद्धति में हम करते क्या है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड को यूज करते हैं और हम ध्यान देते हैं कि वर्गीकरण पद्धति का हमारा जो तंत्र है, वर्गीकरण जो हमारा तंत्र है, उस वर्गीकरण तंत्र के लिए हम लोगों के पास कुछ आधार होना चाहिए। और वो आधार कौन बनेंगे, वो आधार कौन होंगे, वो आधार पर्टिकुलरली कुछ प्रमुख लक्षण होंगे, जिन प्रमुख लक्षणों के आधार पर हम हमारे वर्गीकरण तंत्र का उपयोग करेंगे और उसके प्रकारों को समझेंगे। तो किसी भी अज्ञात पादप से हम ज्ञात पादप की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारा पहला लक्ष्य होगा, हमारा पहला तरीका होगा, एक आधार होगा कि हम उस पादप के प्रमुख लक्षणों को आधार बनाते हुए उसका वर्गीकरण करते जाएंगे। तो वर्गीकरण तंत्र हमारी इस काम को आसान बनाएगा। कैसे बनाएगा, बात की बात है। पहले वर्गीकरण तंत्र जिन लक्षणों पर आधारित होता है उन लक्षणों को डिस्कस कर लेते हैं। अब इनमें प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं जिनके बेस पर हम किसकी बात करते हैं, वर्गीकरण तंत्र की बात करते हैं। तो पहला लक्षण है कायिक लक्षण। कायिक लक्षण को बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पादप की काया है, अब काया में कौन है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, है ना। तो पादप की जो काया है, जड़, तना, पत्ती, उस काया का अध्ययन कीजिए आप। जब काया में जड़ कैसी है, तना कैसा है, पत्ती कैसा है ना, उनका पैटर्न कैसा है, ये स्टडी कर रहे हो, ये कायिक लक्षण है। अब इसको दो तरह से आप पढ़ोगे। एक तो आप कायिक लक्षण को कहां से स्टडी करोगे, बाहर बाहर से। अगर बाहर बाहर से स्टडी कर रहे हो तो वो कायिक लक्षण कौन से होंगे, बाहरी लक्षण, जिसको हम लोग हमारी बायो की भाषा में क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, है ना, हिंदी में बोलते हैं आकारिकी, और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आकारिकी बोल सकते हैं। ठीक है, किसको आकारिकी बोल रहे हैं हम, बाहरी लक्षणों के अध्ययन को। और अगर आप बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म यूज करना चाहते हैं तो मॉर्फोलॉजी। इसमें हम जड़, तना, पत्ती, उनके पैटर्न और उस व्यवस्था को पढ़ेंगे, ये सब बाह्य लक्षण में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कायिक लक्षण में थोड़ा सा और डीप जाए, क्यों जाए डीप भाई, क्योंकि बाह्य लक्षण से हमें पादप का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, पहचान नहीं हो रही। ये हमको लगता है कि अगर हम बाह्य लक्षण पादप के वर्गीकरण का आधार बनाएंगे या वर्गीकरण तंत्र में हम बाह्य लक्षणों को लेंगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। तो ज्यादा और क्लियर करने के लिए, वर्गीकरण को और अच्छा बनाने के लिए हम बाह्य लक्षणों से कहां जाएंगे, आंतरिक लक्षणों की तरफ जाएंगे बच्चों। तो अब आंतरिक लक्षण का अध्ययन करोगे आप तो अपन जानते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, शारीरिकी। क्या कहलाती है, शारीरिकी। इंग्लिश में हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अनाटोमी। तो अनाटोमी हम बोले या हम शारीरिकी बोले, बात तो हमारी एक ही होगी बच्चों, है ना। तो अनाटोमी बोलते हैं हम या शारीरिकी बोलते हैं, एक ही मतलब निकल कर आता है, किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, तो यहां अनाटोमी में हम किन किन मेन बिंदुओं को, मेन पॉइंट्स को आधार बनाएंगे, हम बनाएंगे परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी हम कोई पादप के भाग या कोई उत्तक, जाइलम, फिलोएम, है ना, या फिर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, या हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा, या कॉर्टेक्स, इसको हम वल्कुड बोलते हैं, या फिर अंतस चर्म यानी एंडोडर्मिस, या परिरम, इसको पेरिसाइकल बोलते हैं, या जाइलम, फिलोएम, जाइलम की हिंदी दारू, फिलोएम की हिंदी पोषवाह। अगर इस स्टडी को हम कर रहे हैं और अल्ट्रा लेवल पे कर रहे हैं तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी और फाइन स्ट्रक्चर, यानी पादप उसके उत्तकों की बिल्कुल फाइन अध्ययन करना है आपको, बारीक से बारीक अध्ययन करना है, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आ जाएगा और ये एनाटॉमी का ही पार्ट है। अगला हम बात करें एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी हम जानते हैं कि जब नर मादा युग्मक आपस में निषेचन कर लेते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज। मेल फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। और ये युग्मनज बाद में क्या बनाता है, भ्रूण। तो युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान जितने भी चेंजेस होते हैं, जो विकास क्रम होता है, वो कहलाता है एम्ब्रायोलॉजी। तो हम इस एम्ब्रायोलॉजी की वजह से क्या करते हैं, और ज्यादा डीप स्टडी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जिस प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लांट हमारे अननोन है या अज्ञात है, जिसको हमें ज्ञात बनाना है, तो अगर हम एम्ब्रायोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। अगला है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब सीधे सीधे होता है पादप रसायन। क्या होता है, पादप रसायन। अब पादप रसायन का मतलब क्या होता है कि पादप के अंदर जितने भी रसायन हैं वो किस तरह से पादप के अंदर होते हैं। पादप के अंदर कोई नया उत्पादन होता है तो उसमें कौन से रसायन इन्वॉल्व होते हैं। पादप के अंदर कोई प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में कौन कौन से रसायन होते हैं। तो पादप रसायन,
पादप की प्रक्रियाओं में रसायन, पादप के उत्पादन में रसायनों का जितनी भूमिका होती है वो सारा का सारा अध्ययन कहलाता है फाइटोकेमिस्ट्री, या हिंदी में बोले तो पादप रसायन। तो इस तरह से हम इन लक्षणों के आधार पर, कायिक लक्षणों के आधार पर हमारी जो पहचान है, जो वर्गीकरण है, उसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, जो पहचान है, जो वर्गीकरण है, उसको आसान बना सकते हैं। इसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि बाह्य लक्षण के साथ साथ किसकी स्टडी करते हैं, आंतरिक लक्षण का अध्ययन करते हैं। अगर हमें कोई अननोन चीज हमारे पास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बाहर देखेंगे, बाहर से भैया कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसकी आगे वाला भाग कैसा है, पीछे वाला भाग कैसा है, बाहर से किस तरह दिख रही है, प्लांट की शाखा हो, पत्ती हो, तना हो या जड़ हो, उसको ऐसे देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि यार ये बाहरी संरचना तो कॉमन है, इससे हमारा ज्यादा काम नहीं चल रहा, तो हम क्या उसका करेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, अनुधेरी काट काटेंगे और अंदर से उत्तकों को देखेंगे, जाइलम फ्लोएम को देखेंगे, पत्ती की संरचना देखेंगे, जड़ की संरचना देखेंगे, तने की देखेंगे, है ना। तो इस तरह से और हमारा अध्ययन आसान हो जाएगा। ये हमारे आंतरिक लक्षण हो जाएंगे। तो कायिक लक्षण में पौधे की काया का अध्ययन किया जाता है, और बाहरी और रूप से या आंतरिक रूप से। जो बाहर से करते हैं तो मॉर्फोलॉजी, अंदर से करते हैं तो एनाटॉमी। और इस सब से हमें क्या होता है, हमारे वर्गीकरण तंत्र को, पादप को समझने में आसानी मिलती है। और ये सब किसके अंदर आता है, वर्गीकरण तंत्र में आता है। यानी वर्गीकरण तंत्र में हम किसी पादप की पहचान करने के लिए कायिक लक्षण को आधार बना सकते हैं। और कायिक लक्षण में दो आधार होंगे, बाह्य लक्षण या आंतरिक लक्षण। अब ये तो आकारिकी की पहचान होगी, आंतरिकी की, शारीरिक की पहचान होगी। लेकिन हम जानते हैं कि हर जीव जो पैदा हुआ है वो जनन करता है। तो अगर और भी पादप के वर्गीकरण को आसान बनाना है तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस पादप में जनन कैसा होता है। तो उसमें जनन के लिए जन्य लक्षण होंगे, है ना। और जन्य लक्षण हम जानते हैं कि अगर कोई पौधा पुष्प वाला है, पुष्पधारी है, यानी पुष्पी पौधा है ना, एंजियोस्पर्म है ना, आवृत बीजी है, तो उस पुष्पी पौधे के अंदर जो लक्षण होंगे वो पुष्पी लक्षण कहलाएंगे। और पुष्पी लक्षण किसके अंदर आते हैं बच्चों, कि जननी लक्षण में आते हैं, है ना। कायिक लक्षण के बाद हम जननी में आ गए। यानी जिस तरह से नर और मादा में हम उनकी पहचान उनके वृषण से, उनके अंडाशय से, उनके अलग अलग भागों से करते हैं, वैसे एक पौधे के अंदर जिनमें पुष्प बनते हैं, उन पुष्प में हम पुष्पी लक्षण की पहचान हम कैसे करते हैं, पुमंग के आधार पर। जब सपोज कीजिए अगर मैं किसी पौधे के पुष्पी लक्षण को डिस्कस कर रहा हूं, तो पुष्पी लक्षण में मैं आधार किसको बनाऊंगा, एक तो नर जननांग को बनाऊंगा, जिसको क्या बोलता हूं मैं, आप और हम सब क्या बोलते हैं, पुमंग। और पुमंग के अंदर पुमंग का जो सदस्य होता है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर। दिखने में कैसा होता है, दिखने में उसमें एक पुतंतु होता है और यहां इस तरह से एक परागकोश होता है। इस रचना को कहते हैं परागकोश और इस रचना को कहते हैं पुतंतु। यानी हमारे वर्गीकरण का आधार पौधे की पुष्पीय रचना होगी, और पुष्पीय रचना में कौन होंगे, जननी लक्षण, पुष्पीय लक्षण। इसमें किसको अपन आधार बनाएंगे, पुमंग को बनाएंगे। पुमंग के बाद एक मादा जननांग भी होता है पुष्प में, और अगर मादा जननांग को आधार बना रहे तो मादा जननांग में हम किसको लेंगे, जायांग को। पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है, जायांग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में, गाइनोशियम। और जायांग का प्रत्येक सदस्य कहलाता है स्त्री केसर। इसका दूसरा नाम क्या है, अंडक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंडक। तो स्त्री केसर या अंडक दिखने में कैसा होता है, स्त्री केसर या अंडक को हम बात करें तो वो दिखने में इस तरह का होता है। उसमें ऐसी वर्तिकाग्र होती है, फिर एक लंबी सी वर्तिका होती है और एक गोल सा अंडाशय होता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं स्त्री केसर के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जब आप पुष्पी लक्षण का अध्ययन करते हैं तो पुष्पी लक्षण में इन लक्षणों का अध्ययन करते हैं। यहां मैंने बोला है पुष्पी लक्षण में मेन आधार बनाएंगे पुमंग की संरचना को, जो वर्गीकरण तंत्र में बनाया गया। जायंग भी ले सकते हैं आप, जायंग की संरचना या पुमंग की संरचना, ये सब किसके अंदर आएगा, पुष्पी लक्षण में। पुष्पी लक्षण को दूसरा नाम क्या होता है, जननीय लक्षण, जननीय लक्षण, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बच्चों। अब तीसरा, जब हमारा काम चल जा रहा है किससे, बाहरी लक्षणों से, आंतरिक लक्षणों से, यानी कायिक लक्षणों से, तो अब दूसरा आधार हम किसको बना रहे हैं, पुष्पी लक्षण को। और तीसरा हमारे वर्गीकरण तंत्र का आधार होगा विकासीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या पुष्प विकासीय संबंध क्या होता है, ये जनरली हम देखिए हम लोग, हम मानव में हम यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे यूज करते हैं। हम बोलते हैं यार इस लड़के की जो नाक है वो अपने दादा पर गई है, इस बच्चे की जो आंख है वो अपनी मम्मी पे गई है, इस बच्चे की लंबाई है अपने मामा पे गई है। तो अपन क्या बताते हैं, जो वर्तमान में जीव है, जो वर्तमान में ह्यूमन बींग्स है, उसका अपने पूर्वजों से क्या संबंध है। ऐसे ही अगर आप पादपों में बोलो कि जो वर्तमान में पादप है उसका अपने पूर्वज से क्या संबंध है, इसकी पत्ती पूर्वज में ऐसी थी और आज वर्तमान जीव में ऐसी है।
पूर्वज में तना ऐसा था, इसमें तना इस तरह से, पूर्वज की जड़ें ऐसी होती थी, इनकी जड़ें ऐसी हैं। तो पूर्वज से लेकर वर्तमान जीव के बनने में जो विकास क्रम रहा है उसका अध्ययन कहलाता है विकासीय संबंध, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यानी वर्तमान जीव का अपने पूर्वज के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है क्या, विकासीय संबंध। इसको दूसरी तरह से हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइलोजेनेटिक संबंध। तो हमारे वर्गीकरण तंत्र का तीसरा आधार बनता है विकासीय संबंध, और ये बहुत खास आधार है। आप जो जीव आज देख रहे हैं वो आज से पहले उसके पूर्वज कैसे थे और उस पूर्वज से वो बना। आज मान लीजिए आप 5 तरह के जीव देख रहे हैं, एक पौधे को अपने भारत से निकाला गया है, दूसरे पौधे को मान लीजिए इंग्लैंड से निकाला गया, तीसरे पौधे को अफगानिस्तान से निकाला गया, चौथे पौधे को मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया, पांचवें पौधे को मान लीजिए स्विट्जरलैंड से निकाला गया। जब पांचों तरह के साइंटिस्ट उन पौधों को लेकर आए तो मालूम पड़ा कि इन पांचों पौधों का पूर्वज एक ही था और वो अफ्रीका में था, है ना। इन पांचों पौधों का पूर्वज एक ही था जो अफ्रीका में था, और अफ्रीका से प्लांट अलग अलग देशों में चला गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट में चला गया। तो एक इस अफ्रीका के एक पौधे का वितरण कहां कहां हो गया, अलग अलग स्थान पर हो गया। तो ये कब मालूम पड़ा हमें, विकासी संबंध से। तो विकासी संबंध ये बताते हैं कि किस अलग अलग जो जीव हैं उनका पूर्वज एक था या अलग अलग थे, यानी हम और ज्यादा हमारे वर्गीकरण को आसान बना लेते हैं और डिस्क्रिप्टिव बना लेते हैं और हम उसकी परतें खोल पाते हैं विकासीय संबंध से। तो बच्चों आपको समझ में ये आना चाहिए कि जब भी किसी जीव के वर्गीकरण के लिए हम जो वर्गीकरण तंत्र अपनाते हैं, कोई प्रकार यूज करते हैं, तो हम 3 आधारीय लक्षण को लेते हैं। पहले कायिक लक्षण जिसमें बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, या फिर हम लोग यूज करते हैं पुष्पी लक्षण जिसमें हम पुमंग और जायंग की बात करते हैं। हमारी बुक एनसीईआरटी में पुमंग की बात ज्यादा की गई है। और तीसरी बात हम जो करते हैं विकासीय संबंध। तो इन तीनों को आधार बनाते हुए हम किसी जीव का वर्गीकरण आसान कर सकते हैं, वर्गीकरण तंत्र को समझ सकते हैं। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि वर्गीकरण तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन से लिनियस, उसके बाद बेंथम और एंगल और प्लेनेटल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये समझे। उसके बाद हमने वर्गीकरण तंत्र के लिए हमें कौन कौन से लक्षण चाहिए जिसके आधार पर हम वर्गीकरण तंत्र को समझेंगे, तो मैंने बता दिया कायिक लक्षण, पुष्पीय लक्षण और एक विकासीय संबंध। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इन चीजों को कवर करते करते हम ये समझ जाएंगे किसी भी जीव का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाएगा। तो वर्गीकरण तंत्र में हमें वैज्ञानिक के नाम याद हो गए और हमें वो लक्षण समझ में आ गए कि जिन लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग वर्गीकरण तंत्रों को पढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, हमारे ये समझना है कि वर्गीकरण तंत्र जो हमारा हेडिंग था उसके प्रकार कितने होते हैं। तो अब हमारे टैक्सोनॉमिकल सिस्टम के या वर्गीकरण तंत्र के प्रकारों को हमें समझना है। तो 1 बाय 1 इन प्रकारों को लेते। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं अब प्रकार पर। तो एक सिंपल सा काम को समझ में आना चाहिए कि वर्गीकरण तंत्र जो है वो 3 तरह से यूज किया जाता है, 3 प्रकार से यूज किया जाता है। पहला है आर्टिफिशियल, इसको प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र कहते हैं। दूसरा जो है नेचुरल, तो उल्टा लिख दिया शायद मैंने, है ना, मैं इसको सही कर देता हूं। हिंदी में उल्टा हो गया है तो इसको मैं सही कर देता हूं। आर्टिफिशियल हमारा कृत्रिम वर्गीकरण हो गया और जो नेचुरल है वो प्राकृतिक वर्गीकरण हो गया। ठीक है, और तीसरा कौन सा है हम लोगों का, तीसरा है हमारा फाइलोजेनेटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकासीय, है ना। जनरली हम तो इसको फाइलोजेनेटिक ही बोलेंगे। तो इस तरह से तीसरा हमारा जो वर्गीकरण तंत्र है वो कौन सा है, फाइलोजेनेटिक, यानी विकासीय जो होता है वर्गीकरण तंत्र वो। तो 3 तरह के वर्गीकरण तंत्र है। पहला तंत्र कौन सा है, कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण और तीसरा फाइलोजेनेटिक या विकासीय वर्गीकरण। इन तीनों वर्गीकरण में देने वाले साइंटिस्ट हम याद कर लिए हैं। हमने पहले बता दिया है कि आर्टिफिशियल के साथ कौन रिलेट करते हैं, लीनियस, कैरोलस लीनियस, वही लीनियस। तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक कौन से, लीनियस, नाम तो हमने पहले याद कर लिया है। दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक कौन से, बेंथम और हुकर, यानी BH ने प्राकृतिक दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रकृति में होती है वो बुक होती है ना, तो BH से ध्यान रख लेना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो BH है उसमें कौन सा वर्गीकरण दिया उन्होंने, प्राकृतिक दिया, और कृत्रिम ने कौन सा दिया, लीनियस वाला। तो कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया, लीनियस ने, और प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया, बेंथम हुकर ने। लास्ट बचा फाइलोजेनेटिक, इसके साथ 2 साइंटिस्ट रिलेट करते हैं, एक एंगल और एक प्लेनेटल। तो एंगल और प्लेनेटल ने कौन सा दिया,
फाइलोजेनेटिक रिलेशन दिया, क्योंकि नाम हमने पहले याद कर लिए साइंटिस्ट के नाम, तो हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तो हमको 3 वर्गीकरण यहाँ लेना चाहिए, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और विकासीय यानी फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये नाम अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाना चाहिए हमारे, ताकि हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि कोई सा भी वर्गीकरण तंत्र होता है तो उस वर्गीकरण तंत्र में कितने प्रकार होते हैं, कृत्रिम, प्राकृतिक और फाइलोजेनेटिक। ठीक है, कृत्रिम, प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक है विकासीय वाला। ठीक है, तो इस तरह से 3 वर्गीकरण तंत्रों को हमने समझ लिया। तो अब हमारा टास्क रहेगा, अब हम ये समझेंगे कि इन वर्गीकरण तंत्रों को में जिन जिन लक्षणों को आधार बनाया, तो कृत्रिम में किसको बनाया, प्राकृतिक में किन लक्षणों को वर्गीकरण का आधार बनाया, और जो हम लोगों का है फाइलोजेनेटिक, उनमें किन लक्षणों को आधार बनाकर ये वर्गीकरण तंत्र दिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्क्रिप्शन, यानी इसका विवरण पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमको किसका विवरण पढ़ना है, सबसे पहले हमको विवरण पढ़ना है कृत्रिम वर्गीकरण का। तो कृत्रिम वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, यानी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति जो दी गई, कृत्रिम वर्गीकरण जो दिया गया, उसका मुख्य आधार क्या था, कायिक लक्षण इसमें मुख्य आधार बनाए गए पहले, या फिर पुष्पी लक्षण बनाए गए। तो कायिक लक्षणों के साथ साथ पुष्पी लक्षणों को लिया गया। पुष्पी लक्षण किस कैटेगरी में आते हैं, लैंगिक लक्षणों में। मैंने बताया था किसमें आते हैं, लैंगिक लक्षणों में आते हैं। तो कायिक लक्षण और पुष्पी लक्षण दोनों को इसमें शामिल किया गया। तो प्राकृतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, वे वर्गीकरण जिसमें कायिक लक्षण और पुष्पी लक्षणों को, है ना, क्या करते हैं हम लोग, आधार बनाते हैं किसी भी पौधे के वर्गीकरण में। अच्छा, दूसरी खास बात क्या थी इसमें, कि जितना कायिक लक्षणों को आधार बनाया गया, उतना ही आधार किसको बनाया गया, लैंगिक लक्षणों को। यानी कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण दोनों की मान्यता कैसी थी, समान। जितनी कायिक लक्षणों की मान्यता है, उतनी मान्यता किसकी है, लैंगिक लक्षणों की। दोनों को बराबर प्रेफरेंस दिया गया। यानी जब कोई वर्गीकरण किया गया, तो मान लीजिए मेरे पास कोई पौधा है, तो मैं इस पौधे के अंदर कायिक लक्षणों का अध्ययन कर रहा हूं कि भैया जड़ ऐसी है, तना ऐसी, पत्ती का अरेंजमेंट ऐसा है, तने का अरेंजमेंट ऐसा है, जड़ का ऐसा है। अब मान लीजिए मैंने अपने वर्गीकरण में इन लक्षणों को प्रेफरेंस दी, तो अब मैं उतनी ही प्रेफरेंस या उतना ही महत्व या उतनी ही मान्यता इसकी किसको दूंगा, पुष्पी लक्षणों को, है ना। यानी इसकी पुष्प कैसा है, पुष्प में पुमंग कैसा है, जायांग कैसा है। तो वर्गीकरण के आधार दो हो गए, एक तो कायिक लक्षण और एक पुष्पी लक्षण। जब दोनों को आप समान मान्यता दो, समान वेटेज दो, इक्वल वेटेज दो, दोनों को बराबर लेकर ही आप वर्गीकरण करते हो, कायिक लक्षणों को और जो होते हैं लैंगिक लक्षणों को, दोनों को बराबर बराबर आप आधार देकर वर्गीकरण करते हो, तो वो कहलाएगा कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। तो कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है, जब कायिक लक्षणों के साथ साथ लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता दी जाती है और कायिक लक्षण और पुष्पी लक्षण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऐसा वर्गीकरण कौन सा होता है, कृत्रिम। अब आते हैं हम कृत्रिम के बाद अगली का वर्गीकरण पे। अगला वर्गीकरण है हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण। और प्राकृतिक वर्गीकरण की खासियत क्या है, इसमें बाहरी लक्षणों को, पौधे का वर्गीकरण करना है, जीव का वर्गीकरण करना है। तो हमने किसको आधार बनाया, बाहरी लक्षणों को। अब बाहरी लक्षणों के साथ प्राकृतिक संबंध को आधार बनाया गया कि भाई, और आंतरिक लक्षणों को भी बनाया गया। तो ले देखकर अगर आप समझ रहे हो मेरी बात, तो बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण दोनों आ गए। यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक तरह से अपन देखें तो कायिक लक्षण पूरे आ गए, बाह्य लक्षण का भी अध्ययन कर रहे हो, आंतरिक का भी कर रहे हो, अपन ने पहले बतलाया था। तो इसमें पौधे के पूरे कायिक लक्षण आ गए कि भाई जड़, तना, पत्ती बाहर से कैसे, अंदर से कैसे, बाहर से उनकी क्या अवस्था है, अंदर से उसकी उत्तक कैसे। यानी आप एपिडर्मिस से चलेंगे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरम यानी पेरिसाइकल, देन जाइलम, फ्लोएम, इस सब की स्टडी कर लेंगे। और बाहर से आप जड़, तना, पत्ती तीनों को देख लेंगे, तीनों की क्या खासियत है, उस आधार पर पौधे का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन एक खास बात और जिसको मुझे बताना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक संबंध। यानी उस पौधे का क्या प्राकृतिक संबंध है, प्रकृति से क्या संबंध है। और आप जानते हो, देखो बाह्य लक्षण प्रकृति के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर एक पौधा जल में है तो उसके बाह्य लक्षण अलग होंगे, एक पौधा स्थल में है तो उसके बाह्य लक्षण अलग होंगे। एक पौधा स्थल में भी कहां पर है, मरुद्भित आवास में, जहां पर जीरो फाइटिक कंडीशन है ना, पानी की कमी है, ड्रॉटनेस ज्यादा है, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको और लक्षण में बदलाव आएगा। इस वर्गीकरण का सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसमें बाह्य लक्षणों को आधार तो बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक संबंध को भी बतलाया गया। और प्रकृति में तो आप जानते हो बाह्य लक्षणों में परिवर्तन आता है। मान लीजिए मैं बहुत गोरा था और बहुत धूप में घूमा तो काला हो गया, तो प्रकृति ने मुझे क्या कर दिया, मैं ऐसे वातावरण में रहा, काला कर दिया। अब मैं चला गया स्विट्जरलैंड में, वहां रहा ठंडे ठंडे वातावरण में और गोरा हो गया। तो आप बोलेंगे यार, आप तो यार बाहर से होकर आए, ठंडे इलाके में गोरे हो गए और यहाँ तो आप काले काले थे।
ऐसे पौधे के साथ चलिए, पौधा जिस वातावरण में रहता है, जैसा रहता है, उसके हिसाब से वो चेंजेस कर लेता है। तो यहां पर इस वर्गीकरण को इसलिए प्राकृतिक कहा गया है कि पौधे का अपने प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसी आधार पर आप उसके बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षणों को आधार बनाते हुए पौधे का वर्गीकरण करेंगे। अब अगर आपने बाह्य लक्षणों को आधार बना लिया, प्राकृतिक संबंधों को आधार बना लिया, आंतरिक लक्षणों को आधार बना लिया, तो आप ये भी तो चीज नोट कीजिए कि यार बाह्य लक्षण चेंजेस होंगे किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, जिसका कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस प्राकृतिक वर्गीकरण की कमी थी। अगली बात जो हमको ध्यान देना चाहिए, और वो बात क्या है कि प्राकृतिक संबंध में जब हम आंतरिक लक्षण का अध्ययन करते हैं, तो हमने लिस्ट बनाई थी कि आंतरिक लक्षण में हम परासंरचना का अध्ययन करते हैं, परासंरचना के साथ हम भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करते हैं, भ्रूण विज्ञान के साथ हम पादप रसायन का अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जब हमारे वर्गीकरण में आंतरिक लक्षणों को आधार बनाया जाए, तो आप उस पौधे की परासंरचना का अध्ययन करेंगे, आप उसके भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, और आप उसके पादप रसायन यानी फाइटोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इन सब अध्ययन लक्षणों के आधार पर इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्राकृतिक वर्गीकरण वह वर्गीकरण तंत्र है जिसमें पौधे के बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षणों का प्रकृति के साथ अध्ययन किया जाता है, यानी पौधे के प्रकृति के साथ अध्ययन इसका आधार बनता है, इसलिए इसको प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। और इस अध्ययन में बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों को भी आधार बनाया जाता है। ठीक है, और इस चीज का कहीं भी कंसिडरेशन नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता कि बाह्य लक्षण वातावरण के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इसको अपन कमी में दोष या कमी डिस्कस करेंगे इसके बाद, तब उसकी बात हम लोग कर लेंगे बच्चों। अब आप आता है तीसरी वर्गीकरण तंत्र। वो तीसरा वर्गीकरण तंत्र कौन सा है? फाइलोजेनेटिक। यह तो अपन ने वही जहां फाइलोजेनेटिक नाम लिखा था ना, वही समझ गए थे। ये वर्गीकरण तंत्र को और एडवांस बनाता है, क्योंकि किसी भी वर्गीकरण को समझने के लिए हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पर जो पौधा है उसके संबंध अपने पूर्वजों से क्या रहा है। जवाब ये बतला देती हूँ कि सर हमारे एरिया में 4 प्रकार के पौधे हैं, और हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट या शहर में या जिले में या उसमें, तो वहां पर भी 2 प्रकार के पौधे हैं। एक आपका दोस्त अलग किसी डिस्ट्रिक्ट से 2 पौधे हो ले आता है, आपका एक दोस्त किसी अलग स्टेट से 2 पौधे हो ले आता है। फिर आप उन पौधों को मिलाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि उन 25 पौधों में से 10 पौधों के पूर्वज एक ही थे। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि आपके पास पहले से जिनके जीवाश्मी रिकॉर्ड्स हैं, है ना उन जीवाश्मी रिकॉर्ड्स के आधार पर आप बताते हैं कि आज में जो मैंने वर्तमान में 15 पौधे देखे ना, इन अलग अलग इलाकों से इनको इकट्ठे किए हमने, उन सबके पूर्वज एक ही थे। तो एक एडवांस वर्गीकरण मिल गया आपको, और आपका वर्गीकरण एडवांस हो गया। आपने पूर्वजों से वर्तमान पौधों का, वर्तमान जीव का संबंध दर्शा दिया, और यह अध्ययन कहलाता है फाइलोजेनेटिक, जो सबसे ज्यादा एडवांस और बेस्ट वर्गीकरण है। देने वाले कौन से थे? एंगल और प्लेंटल थे। तो सॉरी, आपको यह याद रहना चाहिए कि फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो होता है उसमें वर्तमान जीव का उसके पूर्वज के साथ जो संबंध होता है उसको लेकर अध्ययन किया जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 3 वर्गीकरण तंत्र आपके सामने क्लियर है, प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और विकासीय। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? कृत्रिम वर्गीकरण देने वाले साइंटिस्ट थे लिनियस। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या होता है? बाह्य लक्षणों के साथ जो होते हैं, कायिक लक्षण जो होते हैं, उनके साथ साथ लैंगिक लक्षणों को, दोनों को बराबर मान्यता दी जाती है, और दोनों के आधार पर किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक वर्गीकरण में जीव के बाह्य लक्षण या आंतरिक लक्षण को उसके वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको लेकर आधार बनाया जाता है। ये प्राकृतिक संबंध है, प्राकृतिक वर्गीकरण। और तीसरा फाइलोजेनेटिक, वर्तमान जीव का अपने पूर्वज के साथ क्या संबंध रहा है, इसी संबंध को लेते हुए जब आधार बनाया जाता है, इस संबंध के साथ जब अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान जीव का अपने पूर्वज के साथ जो संबंध है उस आधार पर वर्गीकरण किया जाए, तो वो कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? फाइलोजेनेटिक, विकासीय वर्गीकरण। एक बात और हमें ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा एडवांस ही यही वर्गीकरण है। ठीक है, और तीनों के साइंटिस्ट याद हो गए आपको। प्राकृतिक के कौन से, कृत्रिम के साइंटिस्ट कौन से? लिनियस। प्राकृतिक के कौन से? बेंथम हुकर। और जो फाइलोजेनेटिक उसके कौन है? एंगल और प्लेंटल है। तो बच्चों इतना आपको याद हो जाता है और आपको वर्गीकरण का जो मेन सिस्टम है वो समझ में आ जाता है, तो अपने लिए आसान हो जाता है कि कोई भी वर्गीकरण किस आधार पर किसके लिए दिया गया। चलो इतना याद हो गया बच्चों आपको, तो अब एक अगला काम कर लेते हैं कि भाई इन सब वर्गीकरण के कुछ दोष तो होंगे, कितने अच्छे कर लो, कोई ना कोई दोष तो रह ही जाता है, डीमेरिट तो रह ही जाती है, कमियां तो रह ही जाती हैं। तो भाई डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी वर्गीकरण तंत्र में क्या क्या कमियां रही, उन कमियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बात, क्योंकि कितना ही वर्गीकरण आप कितना अच्छा काम कर दो, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है, तो यहां भी रहे।
कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र की कमी क्या थी? कृत्रिम वर्गीकरण में कुछ कमियां थी। इनमें से एक कमी ही बड़ी खास है कि कायिक और लैंगिक लक्षण गुणों को समान मान्यता दी गई। ठीक है, जबकि ये दोनों लक्षण अलग अलग तरीके से जाते हैं। कायिक लक्षण एक अलग वे में जाता है और लैंगिक लक्षण अलग वे में जाते हैं। कायिक लक्षण में बाहरी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो, लैंगिक में केवल पुष्पीय संरचना का अध्ययन करते हो, उसमें भी पुमंग और जायंग का। तो दोनों को समान मान्यता के आधार पर वर्गीकरण करा, ये सही नहीं रहा। ठीक है, इससे वर्गीकरण में हेल्प नहीं मिली। अगला, कायिक गुणों का वातावरण या पर्यावरण के साथ परिवर्तन। ये भी कहा गया, सीधी सी बात है यार, कायिक लक्षण मैंने आपको बोला, जड़, तना, पत्ती, वो क्या होते हैं? वो वातावरण के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। पौधा किस आवास में, उसके हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, है ना? जल में है तो जल के हिसाब से, थल स्थल में है यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो और टेरेस्ट्रियल में भी जीरोफाइटिक कंडीशन में, मरुद्भित आवास में तो अलग कंडीशन। तो इन दोनों बातों के लिए इसमें कमी रही थी कि जो कृत्रिम वर्गीकरण था वो कायिक और लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता देता है, जो वर्गीकरण के हिसाब से सही नहीं रहा। और एक कायिक गुणों को वातावरण का, कायिक लक्षणों का या का वातावरण के साथ जो परिवर्तन होता है उसे कोई स्पष्ट नहीं करा इसने, इस वर्गीकरण तंत्र ने। ये कायिक लक्षण जो होते हैं वातावरण के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, उसका कोई भी विवरण नहीं दिया, तो ये इसकी कमी थी। अगला वर्गीकरण तंत्र है अपना कौन सा? प्राकृतिक वर्गीकरण। उसमें क्या कमी थी? प्राकृतिक वर्गीकरण की कमियों में पादप के विकासीय संबंध को प्रमाणित नहीं कर पाएगी। हालांकि विकासीय संबंध हमारा कौन में आता है? वो हमारा आता है फाइलोजेनेटिक में। लेकिन जब कृत्रिम वर्गीकरण में ये कहा जा रहा था कि प्रकृति के साथ संबंधित पौधों का, ठीक है, तो वो प्रकृति के साथ क्या विकास कैसे हुआ, कैसे पौधों का विकास कैसे हुआ, धीरे 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 पौधे अपने प्रकृति में कैसे विकास करते हैं, उसको ये स्पष्ट नहीं कर पाया। तो ये इसकी कमी थी प्राकृतिक वर्गीकरण की। तीसरा, जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो है, जातिवृत्तीय आपको बता दूं मैं, फाइलोजेनेटिक की हिंदी है ना? जो फाइलोजेनेटिक हम बार बार लिख रहे हैं, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो हम बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवृत्तीय, है ना? जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। तो जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र की कमी क्या थी? समान टेक्सा के जीव को एक ही पूर्वज बतला दिए रहे, यानी एक टेक्सा जो है, एक टेक्सा सपोज कर लीजिए कोई सा भी है, मान लीजिए क्लास है, एक क्लास के जितने भी पूर्वज थे वो एक ही है, ये बोल दिया गया। मान लीजिए कोई डिवीजन है, तो उस डिवीजन के पूर्वज एक ही थे। तो ये कमी बतलाई गई कि भाई कोई भी जीव जो एक ही टेक्सा में आते हैं उन सबके पूर्वज एक ही थे, जबकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इस क्लास के जीव जो जीव हैं उनके सबके एक ही पूर्वज हैं। ठीक है, एक सपोज एग्जांपल कीजिए, आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो आप एक समूह में हो गए, अब आप सबके पूर्वज एक तो नहीं है। आप बोलेंगे सर एक ही तो है हमारे जो पूर्वज हैं, वो मंकी से हम लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ, हम होमोसिपियन से। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनके सबके माँ बाप अलग अलग होते हैं, उनके दादा दादी अलग अलग होते हैं सबके, उनके नाना नानी अलग होते हैं सबके। तो उस हिसाब से बोल रहे हैं हम, वो होमोसिपियंस और मानव वाली बंदर वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि समान टेक्सा के जीव होते हैं, उनके एक ही पूर्वज बतलाए गए, किसमें? जो हमारा वर्गीकरण है कौन सा, जातिवृत्तीय या फाइलोजेनेटिक, उसके अंदर। तो ये कमी थी इसकी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में ये चीज क्लियर नहीं की गई कि जो समान टेक्सा के जीवन को एक ही के पूर्वज मान लिया गया, और वो बात सही नहीं रही, है ना बच्चों? बात समझ में आ गई आपके? तो अब आते हैं हम अगली बात पर। अब हम लोगों को एक नई चीज सीखनी है, और वो नई चीज क्या है? टैक्सोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं, उस टैक्सोनॉमी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्योंकि वर्गीकरण तंत्र को आपने समझ लिया, वर्गीकरण के प्रकार, आपने वर्गीकरण तंत्र के तीनों प्रकार समझ लिए। अब वर्गीकरण तंत्र के तीनों के प्रकार के साथ एक टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के कुछ प्रकार दे रखे हैं, ये टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकरण जो है, उस वर्गीकरण के तीन मुख्य प्रकार हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी गणितीय वर्गीकरण, साइटोटैक्सोनॉमी यानी कोशिकीय वर्गीकरण, और केमियोटैक्सोनॉमी यानी रसायन वर्गीकी। तो तीन वर्गीकी हो गई। गणितीय वर्गीकी, जिसमें हम गणनाओं की बात करेंगे। एक गणितीय वर्गीकी यानी सिंपल सी बात, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक कोशिकीय वर्गीकी, साइटोटैक्सोनॉमी। और तीसरी कौन सी बच्चों? केमियोटैक्सोनॉमी यानी रसायन वर्गीकी। ये हम यहां लिख देते हैं, रसायन वर्गीकी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीसरी वर्गीकरण पद्धति है रसायन वर्गीकी।
तो अब हमारे पास देखें तो वर्गीकी के टैक्सोनॉमी के 3 प्रकार हो गए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, गणितीय वर्गीकी, साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिकीय वर्गीकी, और कीमो टैक्सोनॉमी, रसायन वर्गीकी। सबसे पहले इन दो को फ्री करते हैं, फिर हम मेन पर आएंगे, हीरो पर, गणितीय वर्गीकी के ऊपर। देखो नाम से लग रहा है कोशिकीय वर्गीकी। सिंपल से बात, कोशिका वैज्ञानिक सूचना। क्या सूचना देनी है आपको? आपको वर्गीकरण का प्रकार पढ़ रहे हैं आप, कोशिकीय वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किस स्तर पे पढ़ रहे हैं आप? कोशिका के स्तर पे। और कोशिका के स्तर में क्या मिलेगा आपको? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक, गुणसूत्र। तो यहां पर वर्गीकरण का मेन आधार क्या होगा? कोशिका वैज्ञानिक सूचना। सूचना कौन किसकी सूचना? गुणसूत्र की सूचना, क्रोमोसोम की सूचना। गुणसूत्र की कौन कौन सूचना? कि गुणसूत्र की संरचना कैसी है, अलग अलग पौधों में या अलग अलग कोशिकाओं में गुणसूत्र की रचना कितनी है, रचना कैसी है, अलग अलग पौधों में, अलग अलग कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, ठीक है। और गुणसूत्र किस तरह से व्यवहार दर्शाते हैं। यानी जब आप वर्गीकरण में आधार बना लेते हो साइटोटैक्सोनॉमी को, तो साइटोटैक्सोनॉमी में आप किन किन बिंदुओं को देखते हो पौधे की, कि भैया उस पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, उस पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्र की रचना कैसे हुई, उस पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्र का व्यवहार यानी कार्य क्या क्या है। तो जब इनको आधार बनाते हो तो वर्गीकरण की टैक्सोनॉमी तरीका कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी। लेकिन अगर आप बात करें कीमोटैक्सोनॉमी की, तो कीमो लग गया तो रसायन वाली बात आ गई। तो आप क्या करेंगे? पादपों की रासायनिक कारकों, जो पौधे हैं उसके पादप की रासायनिक कारकों का उपयोग, यानी पौधे में जो अलग अलग रासायनिक कारक है, रसायन है, उनका क्या इफेक्ट है पौधे के अंदर, है ना। पौधे का उस रासायनिक लेवल पर, रासायनिक स्तर पर क्या क्या खासियत है उसके अंदर, उसके अंदर जो रसायन है। अब कोई से भी रसायन का एग्जांपल ले लीजिए आप, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, है ना, कोई या न्यूक्लिक अम्ल, या पर्टिकुलरली कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाइटामिन, कोई सी भी लेवल पे अगर आप बात कर रहे हो तो कौन सी कहलाएगी? कीमोटैक्सोनॉमी कहलाएगी। यानी वर्गीकरण का आधार आप पौधे के कोई रसायन या उसकी कोई प्रक्रिया या उस रासायनिक उत्पादन को बना रहे हो, तो क्या होगा? वो कीमोटैक्सोनॉमी होगी। अब 2 टैक्सोनॉमी तो हम देख ली, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी है जहां रुकना बहुत जरूरी है, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, गणितीय वर्गीकरण। देखो होता क्या है, गणितीय वर्गीकरण में हमारे पास कई सारे डाटाज होते हैं। अब उन डाटाओं को हम लोग कंप्यूटर में फिट करते हैं, बाइनरी नंबर वगैरह नंबर से फिट करते हैं। नंबर्स के फिट करने के बाद कंप्यूटर उन डाटा को आधार बनाते हुए गणना करता है, प्रोसेस करता है, एनालिटिक्स करता है, जिसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। यानी हम माप रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं? एनालिटिक्स अपना रहे हैं। तो हम उस डाटा को कंप्यूटर में फिट करते हैं। कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा उन डाटा का क्या करता है? प्रोसेस करता है, गणितीय संख्याओं का, गणितीय कैलकुलेशन का। अब प्रोसेस करने के बाद वो एक रिजल्ट देता है, एक परिणाम देता है। वो परिणाम हमारे उस वर्गीकरण में सहायता मिलता है। अब आप सपोज कीजिए आपने 10 तरह के पौधों के 20 लक्षणों का अध्ययन किया। अब 10 तरह के पौधों के 20 लक्षणों का अध्ययन किया, उन लक्षणों में आपने जो भी लक्षण देखे उनको नंबरिंग दे दी। क्या मान लीजिए आपने पौधे की पत्ती का अध्ययन किया और आपने 10 पौधों में 5 प्रकार की पत्ती देखी, तो ए प्रकार की पत्ती में ये लक्षण, बी प्रकार की पत्ती में 2 अंक दे दिया, सी प्रकार की पत्ती को 3 अंक दे दिया, डी प्रकार की पत्ती को 4 अंक दे दिया, ई प्रकार की पत्ती को 5 अंक दे दिया। अब वो अंक आपने कहा लिख दिए? आपने उन पौधों के वर्गीकरण में लिख दिया कि इस पौधे में ये लक्षण तो इसका 2 अंक, इस पौधे में ये लक्षण 3 अंक। अब ये आपके पास डाटा आ गए। अब इन डाटा को आप क्या करेंगे? कोई प्रोसेस तो करेंगे ताकि आपको गणना या आप कोई एक नई बात कर सकें। तो गणना के लिए हम कंप्यूटर में उन फॉर्मूलोस का यूज करेंगे और एक नया कुछ क्या निकाल लेंगे? कैलकुलेशन प्रोसेस निकाल लेंगे। तो हमने सीधा सीधा क्या किया? हमारे पास जो कंप्यूटर था उसमें हमने डाटा फिट कर दिए। डाटा ने क्या किया? उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जो नंबर्स और डाटा जो है उनको प्रोसेस किया गया कंप्यूटर ने। प्रोसेस करने के बाद क्या था? कंप्यूटर ने रिजल्ट दे दिया। वो रिजल्ट कैसा होता है? उस वर्गीकरण को आसान बनाने में कि भैया ये नंबर आया तो पौधा इस कैटेगरी का है, ये नंबर आया तो पौधा इस कैटेगरी का है, ये नंबर आया तो पौधा इस कैटेगरी का है। तो इस तरह से आप गणितीय गणनाओं से, है ना, क्या करते हैं? एनालिटिकल वे से आप क्या करते हो? किसी पौधे को उसको डिवाइड कर सकते हो, उसको किसी वर्ग में रख सकते हो, किसी अलग अलग टैक्सा में रख सकते हो। तो ये तीसरी वर्गीकरण पद्धति जो है हमारे टैक्सोनॉमी सॉरी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के टाइप्स को समझाइए। यानी वर्गीकरण किसे कहते हैं या वर्गीय किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसको हम बोलते हैं गणितीय वर्गीकी, एक होती है हम लोगों की कौन सी? साइटोटैक्सोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिकीय वर्गीकी, और तीसरी होती है कीमोटैक्सोनॉमी यानी रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी में हम ये बात देखते हैं, कोशिकीय वर्गीकी में हम ये बात देखते हैं, ये कोशिका लेवल पर हम
पौधे का अध्ययन करते हैं कि पौधे की कोशिका में क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं, तो उसके गुणसूत्र कैसे हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी रचना कैसी है और उनका व्यवहार कैसा है। और रसायन वर्गीकीय में हम पौधे के रासायनिक स्तर पर अध्ययन करते हैं कि पौधे में रसायन कौन कौन से हैं, उन रसायनों से कौन कौन से उत्पादन होते हैं, उन रसायनों का क्या क्या प्रक्रियाओं में काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये रसायन वर्गीकीय हो गई। और लास्ट हम लोगों की बात होती है, वो किसकी होती है, वो होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, यानी गणितीय वर्गीकीय। कि कैसे गणितीय गणनाओं के द्वारा हम कंप्यूटर से पौधे की जो वर्गीकरण में अलग अलग डाटास मिलते हैं, उन डाटास का यूज करते हम लोग पौधे का वर्गीकरण कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा मिलते हैं उनको प्रोसेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उस रिजल्ट्स के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण तंत्र के प्रकार और टैक्सोनॉमी के प्रकार क्लियर हो गए होंगे कि किस वर्गीकरण में क्या आधार बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा काम डन हो गया बच्चों। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है, हर क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या विशेषता होती है। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ कौन कौन से वैज्ञानिक रिलेट करते हैं। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। और क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को हम ध्यान रखेंगे। दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया। और एक पिछला टॉपिक था टैक्सोनॉमी, उस टैक्सोनॉमी की हमने वर्गीकरण की बात कर दी कि टैक्सोनॉमी जो होती है उसके कितने प्रकार दिए गए हैं और उन प्रकारों में किस चीज का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीजें अगर हमको मालूम है तो हमारा काम हो गया। और जो हमारा मेन आधार होता है, जो हमारे समझने का होता है, वर्गीकरण तंत्र क्या है, ये हमको समझ में आ गया। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने साथ ही साथ आपको हर बिंदु को दोबारा दोबारा 3-3 बार बोलकर समझा दिया है कि कौन सी चीज किस तरह से होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये बच्चे यहाँ अटकते हैं, रुकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आपकी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां आप बात क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या, हर बात का जवाब दूं। ठीक है बच्चों, तो यहीं से क्लास को बाइंड अप करेंगे और कल मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ। तो इसको पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण तंत्र की एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए और उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो मिलेंगे बच्चों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।